इसी दौरान मैंने और भी एग्जाम्स दिए, एसएससी सीजीएल दिया, उससे मेरा ऑडिटर की पोस्ट पे चयन हुआ इन सीएजी ऑफिस इन बैंगलोर। आप आ जाते हैं मेंस के लिए, तो मेंस के लिए कुछ बताइए कि मेंस की तैयारी आपने किस तरीके से किया। ससुराल से दिया है। दो लोग सिलेक्शन में पोस्टर जो ऊपर लगा हुआ है, ननद भाभी एक साथ बनी अफसर, वो ऊपर देखिए वहाँ हाँ, पर वो सकते हैं, एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए और उसमें जो बेस्ट हो सके आप वो ट्राई करिए। एक टाइम लिमिट रखने से प्रेशर भी रहेगा कि मुझे जी जी इसी जी अटेम्प्ट में ही करना है। बिल्कुल। मैं हाँ, क्वेश्चन लिखती थी, फिर आंसर लिखती थी, डेली 3 ये आंसर मुझे। उधर से दिखाइए तो यही बताएंगे जरा किस तरीके से हाँ ऐसे करके जी। सर, लाइक डे 47 ऐसे करके हाँ। मैं जो भी क्वेश्चन आता था साइट पर, फिर उसके बाद में। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रेया शर्मा जी से, जिनका पीसीएस 2024 में सिलेक्शन हुआ है और श्रेया जी सिलेक्ट हुई है सीटीओ पद पर। श्रेया जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा पर चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग और आप कहाँ से हैं, और थोड़ा सा अपनी जॉब के बारे में, फिर आपसे चर्चा करेंगे यूपीपीएससी के बारे में। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम श्रेया शर्मा है एंड मेरा स्कूलिंग एंड बैकग्राउंड सब लखनऊ से हुआ है। लमार्टियर गर्ल्स कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है 12th तक की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करा है इलेक्ट्रिकल से फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। देन आफ्टर मैंने प्रिपरेशन करी सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, 2-3 अटेम्प्ट्स दिए। उसके बाद मैंने पीसीएस पे शिफ्ट करा, तो उसमें मुझे लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मेंस ठीक हुआ था, बट इंटरव्यू कॉल 3 मार्क्स से रह गई थी। जी, तो फिर मैंने अपना अच्छा, उसी दौरान मैंने और भी एग्जाम्स दिए, एसएससी सीजीएल दिया, उससे मेरा ऑडिटर की पोस्ट पे चयन हुआ इन सीएजी ऑफिस इन बैंगलोर। तो फिर उसके बाद से मैं 2 साल से वर्किंग हूँ एंड अपने कंटिन्यू किया मैंने प्रिपरेशन, बिकॉज यूपी एंड सिविल सर्विसेज मेरा एम था। तो उसके बाद अब इस बार मुझे सीटीओ की पोस्ट हासिल हुई है। तो यूपीपीएससी की तैयारी करते समय आपको कितने दिन हो गए लगभग पीसीएस की? सर, मैंने इनिशियली यूपीएससी के साथ अटेम्प्ट्स दिए थे, लेकिन लास्ट ईयर से 2023 अटेम्प्ट से मैंने सीरियसली सिर्फ यूपीपीसीएस पे फोकस किया। तो ये मेरा सेकंड मेंस फर्स्ट इंटरव्यू था। तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप थी, अचानक से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप थी, अचानक से सिविल में आने के लिए कैसे सोचा? सर, इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरा जो भी गाइडेंस मुझे मिला सीनियर से, जो मेरा एक्सपोजर हुआ, मैंने बहुत सारा जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जाना। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं सिविल सर्विसेज में जो है अपनी स्किल्स बेटर यूटिलाइज कर पाऊंगी, अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो मेरा बेटर होगा, क्योंकि बहुत डाइवर्स जॉब का नेचर होता है एंड हमको जो डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है वो और जॉब्स में थोड़ा सा कम रहती है, ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट रहता है। तो फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि मैं तैयारी करूंगी रादर देन गोइंग टू इंजीनियरिंग स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स। जी। तो ये कोई कोचिंग वगैरह की थी स्टार्टिंग में, और ये सिविल की तैयारी कब से शुरू किया था? जब आप बीटेक कर रही थी तभी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने लगी थी क्या, या कुछ दिन बाद आपने जॉब में रहते हुए आपने इसके लिए इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया आपने? सर, मैंने इंजीनियरिंग के दौरान इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि एग्जैक्टली कितने स्टेज में होता है एग्ज़ाम, ये सब देखा था, बट तैयारी नहीं शुरू की थी प्रॉपरली। बस ऐसी वीडियो देखती थी, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का। फिर जब आफ्टर इंजीनियरिंग फिर मैंने सिलेबस प्रॉपरली स्टडी करके, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करके एंड पीवाईक्यू ये सब मिला जुला के फिर मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया डिसिप्लिन से। बट इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था टू गॉज द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। फिर धीरे धीरे समझा, फेलियर से सीखा। फेलियर्स तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल पार्ट लगने लग गया था प्रिपरेशन का। बीच में लगता भी होगा क्योंकि हाँ, आपकी जॉब पहले से ही थी कि यही करें क्या, इंजीनियरिंग लाइन में ही कुछ करें क्या, बीच बीच में ऐसा दिमाग में आता होगा आपके जब फिल्म्स नहीं निकला होगा तो? हाँ जी, मुझे बहुत ऐसे रिलेटिव्स ने बोला कि आप उधर ही क्यों नहीं गई। मुझे एक्चुअली प्लेसमेंट भी मिला था टीसीएस में, बट मैंने उसको नहीं परस्यू किया। तो सब लोग बहुत ऐसा बोलते थे कि आपका डिसीजन गलत रहा एंड सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था उस टाइम पे। बट मैं बोलती थी कि नहीं, मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे उसी में जाना है। सो मैं कंटिन्यू किया। बट जैसे कि नहीं निकल रहा था, तो फिर मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप 1-2 साल तो आप करिए प्रॉपरली तैयारी, बट उसके बाद आप एक प्लान बी रखिए अपने साथ
क्योंकि सक्सेस रेट इस एग्ज़ाम में लेस देन 1% है। जी। तो हम पूरी तरीके से इस पर रिलाई नहीं कर सकते, इस एग्ज़ाम को आइडियलाइज़ नहीं कर सकते कि अब यही मोक्ष है। तो इसको आप फुल अपना अपना मेहनत एंड अपना टाइम दें, कुछ 1-2 साल, 3 साल। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि अगर आप बहुत पास पहुँच गए हैं तो आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर आपको और बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है कहीं पे, तो आप उसके थ्रू भी आप सर्व कर सकते हैं सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है। जी, जी, जी। थोड़ा-सा आपका ये नोट्स देखना चाहेंगे, ये नोट्स आपने काफ़ी बनाया हुआ है और ये शील्ड कहाँ की है ये? ये मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था हमें। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये नोट्स हैं, ये दिखाइए ज़रा इनके। अब बड़ी ग्राफिंग की ये कहाँ से आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करी आपने? ये कैसे आंसर लिखना राइटिंग सीखे? जी, मैंने जी। ये सब सर्च करके, मतलब जो ऑफिशियल साइट्स हैं उससे एग्जाम्पल एंड बहुत मल्टीपल सोर्सेज से मैंने कंपाइल किया फाइनली, ताकि मेंस के टाइम रिवीजन आसान हो। कोई तो कोचिंग वगैरह करी थी आपने? कोचिंग मैंने नहीं करी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज करी है। आपने कोई कोचिंग नहीं की मेंस की? कोई कोचिंग नहीं, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह कहीं का? नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है मैंने। अच्छा, अच्छा, उसी में अच्छा। मैं टेस्ट देती थी, हाँ। और अलग से कोई तैयारी उसके लिए, मतलब कोचिंग के थ्रू नहीं करी अच्छा, है। कोचिंग थ्रू नहीं किया है। तो जब प्रीलिम्स निकला तो आपने अपने से पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कुछ बच्चों के लिए बताइए आप, अब आप थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल, क्योंकि अब आजकल क्या है कि ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी पीडीएफ से दुकान से ले लेकर लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इतना वो सब हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो कुछ सोर्सेज अगर बता सकती हैं तो बता सकती हैं कि कहाँ-कहाँ से आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन इकट्ठा किया और क्या पढ़ना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू की एक बुक रख लीजिए, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड इसके साथ सिलेबस आप रख लीजिए। सिलेबस में क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि हर टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है। उसके बाद जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी है, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए वो है एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए सफिशेंट है। एंड यूट्यूब वीडियो से आप इकोनॉमी समझ सकते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, मैंने ऐसा किया था। एंड साइंस के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने करंट अफेयर्स साइंस के लिए पढ़े थे। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की पढ़ी थी। एंड उसके अलावा है आई थिंक हाँ सर, करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये किया था कि एक आई दृष्टि एक बुक आती है जो कि लास्ट में बिल्कुल 15 दिन पहले प्रीलिम्स के वो लोग पब्लिश करते हैं, तो वो मैंने पढ़ा था। लेकिन एक सोर्स सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वाइड होता है। तो मैंने इसको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा था। एक चैनल है यूट्यूब पे SCS करके, उससे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे थे। और इसके अलावा भी मेक IAS वगैरह, ये सब टेलीग्राम पे कुछ PDFs पब्लिश करते हैं लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम पे, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। जो चीज़ें एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट छोड़ देगा तो वो दूसरे में कवर हो जाएगी। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्स मतलब मत रखिए, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए डाइवर्सिटी रखिए। बाकी स्टैटिक के लिए एक बार पढ़ के उसी को फिर रिवाइज करिए, और PYQ को बिल्कुल रट लीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आप आ जाते हैं मेंस के लिए, तो मेंस के लिए कुछ बताइए कि मेंस की तैयारी आपने किस तरीके से किया? प्रीलिम्स हो जाए, मेंस पहले की यहाँ से शुरू करते हैं कि मेंस की तैयारी कब करना चाहिए? जैसे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दिया, कब लगने लगेगा कि हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, हम मेंस में भी डाल दें थोड़ा-सा? प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक मेंस पढ़ा जा सकता है, और उसके लास्ट में जो 3 महीने बचते हैं उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक, जिनका नहीं निकला है, जिनका पहले हो चुका है, उनको कंफर्टेबल है, तो वो 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले भी कर सकते हैं रिवाइज। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनको 3 महीने पहले तक मेंस करना चाहिए। 3 महीने में आप फिर प्रीलिम्स कर लीजिए। मेंस से फ़ायदा होता है, मतलब नेक्स्ट, जैसे एक बार इंसान मेंस दे दे तो नेक्स्ट टाइम जो प्रीलिम्स देता है उसके लिए आसान हो जाता है। हाँ, मेंस से भी फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट टाइम वो एनालिस्ट करके, जैसे अब PYQ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQ आ जाएंगे पेपर में। तो इसलिए जब आप एनालिटिकल एक अप्रोच डेवलप कर लेते हो मेंस के टाइम पे, तो वो इफेक्टिव होता है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। तो ये है। मेंस के लिए आपने किस तरीके से, मतलब किसी से तो मूल्यांकन करवाती होंगी ना, जैसे आपने आंसर लिखा, कुछ क्वेश्चन आपने तैयार किए, फिर कौन चेक करता था, किस तरीके से आपने सही करती थी? जी, मेंस मैंने ये किया कि एक तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, इसलिए क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती थी, तो वहाँ से मुझे मैनेज करना था, एंड मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरी शादी भी हुई थी, तो ये भी एक बड़ी चीज है जी भाई, मतलब शादी में तैयारियां करने में व्यस्तता इतना ज्यादा, उससे तो दिमाग मेंटल
जी। और लोग कहते भी हैं कि शादी करते समय या करने के बाद तैयारी नहीं होती है, हाँ, तो शादी ऐसा के बाद मेन का रिजल्ट आया, मेंस भी बाद में दिया होगा। हाँ, मैंने पिछली बार जो मेंस दिया था वो शादी के पहले दिया था, हाँ, बट इस बार मैंने जो दिया है वो प्रीलिम्स मैंने मायके से दिया है और मेंस मैंने ससुराल से दिया है, ससुराल से इंटरव्यू भी दिया है। ससुराल से दिया ससुराल से है। 2 लोग सिलेक्शन में, जो पोस्टर जो ऊपर लगा हुआ है, ननद भाभी एक साथ बनी अफसर, वो ऊपर देखिए वहाँ हाँ पर वो अब काफी वायरल भी हुआ था उस समय। जी, थोड़ा ये बड़ा रिलेशन की लकी वजह से लकी हो लकी गया। रहा है, जी, बिल्कुल बिल्कुल हम दोनों के लिए ही लकी रहा है। लकी रहा है। तो फिर मेंस के लिए मैंने ये किया, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। एक मैंने ऑनलाइन किया, बैंगलोर में रहती थी तो वहाँ पे मैं डेली 3 आंसर लिखती थी, घर आकर, हाँ, ऑफिस से घर आके मैं डेली 3 आंसर लिखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे और कोई कर रहा होगा, हाँ, तो मुझे कंपटीशन में तो रहना था। बिल्कुल, इसलिए मैं कंपटीशन। टच में रहना चाहती थी, तो मैंने ये अपनाया तरीका, हुँ, डिजिटल वाला। एंड यहाँ पे आके फिर जब मैं आई थी छुट्टी लेके, देन मैंने फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होती है, जो प्रॉपर जाके 3 घंटे लिखने होता है ऑफलाइन मोड में, मैंने डे में ज्वाइन करी थी। अच्छा, तो फिर मैं वो रेगुलर लिखती थी। इस बीच में बहुत हेक्टिक हो गया था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि सिर्फ शादी ही चैलेंज था, मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब दिया था तो मैंने उसके बाद मुझे उस टाइम भी एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से 3 मार्क्स से मेरा रह गया था, तो मैंने आरटीआई से अपनी कॉपी देखी थी। जी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्या क्या मिस्टेक्स मेरी रही हैं, कि जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम थे, हिंदी में थोड़ा कम थे एंड जीएस 6 में कम रह गए थे, तो उसमें फिर मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट इस बार किया कि हिंदी का मैं और पीवाई को ज़्यादा सॉल्व करूँ, एंड जो मुहावरे ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मतलब इंग्लिश मीडियम रहा है, अच्छा, तो मुझे थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ा। हुँ, फिर जीएस 6 पे वर्क किया, यूपी स्पेसिफिक डेटा एंड फिगर्स इस बार ज़्यादा इंक्लूड किया मैंने। जी, तो इस तरीके से मैंने इस बार मतलब मुझे संतुष्टि थी कि मैंने अपने हिसाब से तो अच्छा कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि इंटरव्यू कॉल तो आना चाहिए, ऊपर नीचे लिस्ट में कहाँ होगा ये मुझे नहीं आइडिया था। परिवार से कैसे आपको सहयोग मिला, हाँ मोटिवेशन कहाँ से मिला? हाँ, मोटिवेशन तो मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा खुद का ही था एक्चुअली, बट यहाँ पे जो मतलब मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मेरा जो पेरेंट्स थे, मेरा भाई, ये लोग सबने जितना सपोर्ट किया उतना ही मेरे ससुराल में भी मुझे सपोर्ट मिला। सबने मतलब मुझे ऐसा कभी काम का प्रेशर नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर दिया। हम लोग ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, तो मैं, आकृति, पापा जी, मम्मी जी, सब लोग, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब मिलके सिर्फ टेस्ट की कितने मार्क्स आए, पढ़ाई अब पढ़ा नेक्स्ट, लिखा वाला पूरा माहौल हाँ जैसे होता नहीं है किसी कोचिंग में, हाँ स्कूल में, वैसे माहौल घर पे भी मिल गया हाँ, तो हम आपको। लोग हमेशा यही बात करते थे। तो अच्छा रहा कि तब से ही वो अभी तक शेड्यूल हमारा चला आ रहा है, एंड जी, लाइक बातचीत का जो दायरा है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सीमित है, जी, जी। तो इसलिए अच्छा, सपोर्ट रहा। और आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे था? उसकी तैयारी आपने कैसे किया? जी, इंटरव्यू मेरा सबसे पहले तो सुधीर प्रकाश सर के बोर्ड में रहा था। ठीक था, मुझे मतलब ये था कि मैं जो भी बोलूँगी मतलब मैं स्माइल करते हुए बोलूँगी और कॉन्फिडेंस से बोलूँगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब मेन है किसी कि ने डरना, बताया था क्या आपसे कि किस मतलब तरह बोलना है? ये मॉक इंटरव्यूज़ मैंने एक्चुअली 10 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो अच्छा। फिर मुझे ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ कि भले ही आपको आता है कि नहीं आता है, आप नहीं आता है तो आप बता दीजिए, लेकिन आता है तो फिर आप स्माइल से बोलिए एंड अच्छे से आप रहिए उन लोग के सामने, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने सारे आंसर्स किए, मैंने सॉरी भी बोला, बट किस ओवरऑल क्वेश्चन पे क्या पूछ दिया? सर क्वेश्चंस एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ अच्छा, डेप्थ में हमने पूछ लिया था, हाँ। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही, जी, तो जी। उतना मैं कवर नहीं कर पाई थी, तो उसमें मैंने सॉरी बोला था। मोस्टली एसडीजी एंड जनरल जो न्यूज़ से रिलेटेड थे वो सब मैंने बता लिए थे, बट जो चेयरमैन सर थे वो उन्होंने थोड़ा सा लाइक ट्राई किया एज अ सिचुएशन बेस्ड कि इस रूम का ऑडिट करो, ऐसे करके वो बोल रहे थे, तो फिर मैंने अपने हिसाब से बताया वो, बट मैं क्योंकि प्रॉपरली ऑडिट करती नहीं हूँ, हम लोग का जी, ऑफिस जॉब है, जी, इस जी। वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा और बेटर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि मैं स्माइलिंग फेस के साथ उसको हैंडल करूं एंड अपना कूल बनाए रखूं, तो आई थिंक इंटरव्यू में वही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अच्छा। जी। कोई और इंटरव्यू का कोई याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पूरा मतलब माहौल चेंज हो गया हो कुछ उस तरीके का? ऐसा माहौल नहीं सर, सब लोग नॉर्मली थे वैसे तो। अच्छा, अच्छा। जो भी क्वेश्चंस, हाँ, हम लोग ये पूछ रहे थे
सोशल ऑडिट्स रिलेटेड उन्होंने पूछा था, उसको आप कहाँ इम्प्लीमेंट करें देखती हैं, कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन देखती हैं। तो वो मैंने बताया था कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि टॉयलेट्स तो बने हैं बट वो लॉक पड़े हैं। हाँ बाहर, हाँ हाँ, तो फिर वो मतलब फिजिकली उन्हें स्टैब्लिश कर दी हैं बट फंक्शनल नहीं है। तो ये सारा चीज़ें मतलब जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप वहाँ बताते हैं तो आई थिंक इसका थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता होगा। जी। अच्छा, मेरा चैनल आपने इसके चैनल पहले देखा कभी? हाँ सर, बिल्कुल। यूपीपीसीएस के लिए मैं बिल्कुल उसको फॉलो करती थी। हम लोग को अपडेट्स लेने होते थे तो सारे चैनल से हम लोग अपडेट्स लेते थे, इंक्लूडिंग आपका। बहुत ये नोट्स आपके हैं? हाँ सर, ये मैंने डेली जी इनका नोट्स। ये सर मैंने डेली आंसर्स लिखती थी, तो मैं इस कॉपी में क्वेश्चन लिखती थी, फिर आंसर लिखती थी, डेली 3 आंसर मुझे। उधर से दिखाइए तो यही बताएंगे जरा किस तरीके से। हाँ ऐसे करके सर, लाइक डे 47 ऐसे करके मैं जो भी क्वेश्चन आता था साइट पर, फिर उसके बाद में आप बताइए। हाँ, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर लिखती थी एंड जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना होता था। राइटिंग तो काफी अच्छी है ऐसे करके इसमें काफी स्पष्ट राइटिंग। हाँ, धीरे धीरे और इम्प्रूव हुई। फिर मैं डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैं डे 42 सारा मतलब मैं ट्राई करती थी कि जैसे 90 डेज का वो था तो मैंने सब कवर किया है, यहाँ तक सब मैंने कवर किया। 87 आप देख सकते हैं 90 डे तक। तो अच्छी है, जैसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग मैथ बैकग्राउंड वालों की राइटिंग ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती, तो काफ़ी स्पष्ट है आपकी राइटिंग। हाँ थैंक यू सर, मतलब जितना बेस्ट हो पाया मैंने ट्राई किया। हाँ। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं होता है, तो हौसला गिरने लगता है, धैर्य टूटने लगता है बीच बीच में, तो उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ अगर सुझाव दे सकें, जैसे आपको भी लगता होगा ना कि ये चीज़ें मैं भी कर लेती पहले तो मेरा सिलेक्शन और पहले हो जाता। जी थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको नोट से ज़्यादा माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब आपका एक हेल्दी अप्रोच होगा एंड आप काम रहेंगे, अपने फेलियर्स में भी आप उससे सीखेंगे एंड हर फेलियर में ये सोचेंगे कि अब नेक्स्ट मुझे देना है कि नहीं देना है, ये सोचना ज़रूरी है। और क्यों देना है, कुछ और बेटर किया जा सकता है कि नहीं। जब आपको एक वाई मिलेगा अपना, तो फिर आप अगला डिसीजन बेस्ट ले पाएंगे। तो लेकिन हताश नहीं होना है, मतलब फेलियर से आप या तो सीखिए कि आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ना है या फिर आपको किसी और डायरेक्शन में जाना है। तो कंटिन्यूसली मतलब वर्क करना पड़ेगा, परसिवियरेंस रखनी पड़ेगी। जैसे कि एक मोटा शीशा होता है तो उस पर स्ट्राइक करते रहना पड़ता है। अब इतने साल से हम लोग भी कर रहे हैं, पता नहीं था कि कब ये शीशा टूटेगा। तो वो मतलब धीरे धीरे ही वो चीज़ें आती हैं एंड जब आपका सब सारे फैक्टर्स अलाइन हो जाते हैं, आपका हार्डवर्क भी एंड सहयोग भी आपको सही मिल जाता है, राइट गाइडेंस मिल जाती है एंड समय भी मे बी आपके हिसाब से हो जाए, तो उस टाइम पे चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन एक टाइम लिमिट मुझे लगता है कि अपने लिए रखनी चाहिए। हाँ, अनलिमिटेड भी आप नहीं, अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ऐसा पूरे टाइम आप नहीं प्रेशर रख सकते। एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए और उसमें जो बेस्ट हो सके आप वो ट्राई करिए। एक टाइम लिमिट रखने से प्रेशर भी रहेगा कि मुझे इसी अटेम्प्ट में ही करना है, नहीं तो सोचेंगे कि हम 5-6 साल हैं अभी करेंगे आराम से, तो वो फिर नहीं हो पाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब सब लोग अपना, एक तो फैमिली के लिए कि फैमिली अपने बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट करिए, उनको सपने दिखाइए, लेकिन सोते हुए नहीं ऐसे सपने जो आपको सोने ना दे, तो वो आप दिखाइए। उसके बाद बच्चे अपनी सच्चाई से आप लोग तैयारी करिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स के आसपास पहुंचिए, तो फैमिली को भी लगेगा कि तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। फिर बाकी भगवान के ऊपर है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।